आप सबका फिर से स्वागत है अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं अपने शिक्षक भाई बहनों के लिए गणित मैथ्स को ट्रिक्स और टिप्स के साथ लेकर। चलिए तो आज फिर आप हमारे साथ हो जाइए, जल्दी जल्दी पेन और कॉपी खोल लीजिए, बिल्कुल धैर्य के साथ बैठिएगा। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रैखिक समीकरण। हम उम्मीद करते हैं कि आज से पहले जो 4 टॉपिक पढ़ाया गया है, 4 से 5 गालिबन पढ़ाया गया है, तो आप चारों पांचों टॉपिक कवर कर लिए होंगे। जैसे संख्या पद्धति पढ़ा दिया आपको, उसके बाद जो है स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग वर्गमूल, घन मूल, और उससे पहले भी जो है एक आध टॉपिक और हम लोग जो है पढ़े हैं, वो आप देख लीजिएगा वीडियोस के अंदर के हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर किए हैं। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ ही हम सारे एक्सरसाइज को और बहुत ही समझिए कि ग्राउंड लेवल से हम लेते हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल और बहुत शॉर्ट तरीके से हम रैखिक समीकरण को कवर करेंगे, और जितना रैखिक समीकरण करा देंगे समझिए उसमें से आएगा ही आएगा, जरूर, पक्की बात है इंशाल्लाह। और समझ लीजिए मेरी बात, एक आध दो बात और कहने की जरूरी है, फिर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। आप अगर चैनल के अंदर बिल्कुल नए आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन देखिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तभी नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कि सर नया नया वीडियो अपलोड कर रहे हैं, नई नई बात सामने आ रही है, नया नया पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए। और उसके अंदर एक लाइक बटन भी होगा, आप लाइक बटन भी दबाइएगा और अपने साथियों में शेयर्स भी करिएगा। हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षक भाई बहनों को इसका फायदा हो सके, आप बिल्कुल परेशान न होइएगा। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रैखिक समीकरण। जी, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, पहले देखने वाली बात है रैखिक का मतलब क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा आपको इसके लिए परिचय करा देते हैं, फिर इस पे आधारित जो प्रश्न होंगे वो सब हम लोग देखेंगे। और देखिए प्रश्न बनाने के लिए थोड़ा उसकी जानकारी थोड़ी होनी जरूरी होती है। अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़ा आप इससे परिचित नहीं है, या थोड़ा टेक्निक नहीं जानते हैं कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है, कैसे समीकरण बनाया जाता है, तो फिर आप किसी भी कीमत पर बड़े बड़े प्रश्न को तो छोड़िए, छोटे छोटे प्रश्न भी हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप हमको जरूर फॉलो करिए और जरूर हमारे साथ शाने बशाने चलते रहिए। और जैसा कहते हैं आप ऐसे ही करिए। गणित में कोई हर 100% नंबर रखा हुआ है, अगर आप ढंग से कर लें। वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन मौका निकाल के नोट्स तैयार कर लीजिए, बार बार पढ़िए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए। हम आपसे पहले भी एक बात किए थे कि अगर किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है, आप तुरंत उसका फोटो खींच के हमको मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। हम उसको वीडियोस के अंदर अपने डाउट्स में ले लेंगे, उसको हम लोग एकदम आपका प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो आप चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को, रैखिक का मतलब रेखा होता है, रैखिक का मतलब क्या होता है, रेखा। रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसका अगर आलेख बनाया जाए, जिसका ग्राफ बनाया जाए, तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा मिलता है। कैसा मिलता है रेखा, सरल रेखा मिलता है। सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा। ऐसे ग्राफ अगर बनाइए, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। जी, ये एक रेखा हो गई, ये एक सरल रेखा है। दूसरे ढंग से ग्राफ बनाइए, कभी ग्राफ ऐसा मिलेगा, जी ये एक ग्राफ मिलेगा आपको। और कभी आप अगर ग्राफ बनाना चाहें, इसको सजा भी सकते हैं इस ढंग से, और कभी आप ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसा मिलेगा। फिर किसी भी तरह का होगा, लेकिन रेखा बिल्कुल सीधी आएगी। रेखा कैसी आएगी, सीधी रेखा ग्राफ के अंदर बनेगी। तो आपको समझ में आ गया। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जब कोई दो चीज आपस में बराबर हो जाता है उसको समीकरण ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समीकरण। जब दो चीज आपस में बराबर, मतलब बराबर का चिन्ह आना जरूरी है समीकरण के लिए, नहीं तो उसको समीकरण नहीं बोलेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग रैखिक समीकरण लेते हैं। देखिए रैखिक समीकरण में हम लोग अभी जो आपको बता रहे हैं वो रैखिक समीकरण एक चर राशि वाला बता रहे हैं। रैखिक समीकरण एक चर राशि वाला। फिर अभी ही हम थोड़ी देर में दो चर वाला रैखिक समीकरण भी हल करेंगे। बस 3 चर 4 चर भी होता है, लेकिन हमको एक चर और दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल आपको समझाना है और उस पर आधारित ही प्रश्न को करना है। यहां से लेकर के आप समझ जाइए
कि 12th तक +2 तक का जो बीपीएससी होने जा रहा है तो रैखिक समीकरण जो है वो 2 चर वाले काफी हैं। +2 के अंदर थोड़ा सा है जो 3 चर वाला रैखिक समीकरण पूछा जाता है, वो तो फिर हायर एजुकेशन की बात हो जाती है, लेकिन हाई स्कूल तक के हमारे शिक्षक बंधु बहुत आसानी से 2 चर वाले रैखिक समीकरण तक कर सकते हैं। तो हम एक चर और जो 2 चर दोनों तरह के रैखिक समीकरण का हल बताएंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण और 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं, पहले एक चर देखेंगे, सुनिएगा। एक समीकरण लिखते हैं ax + b = 0। हाँ, ये जो बराबर का चिन्ह है समझ जाइए, अब ये समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। इस समीकरण के अंदर ये जो समीकरण बना इसको हम लोग कह सकते हैं कि साधारण रूप। क्या कह सकते हैं? रैखिक समीकरण एक चर वाला साधारण रूप। अच्छा, चर किसको कहते हैं? ऐसी चीज जिसका मान बदल जाए उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। यहाँ पे x चर की तरह काम कर रहा है, a और b अचर की तरह काम कर रहा है, लेकिन a और b है ये भी चर राशि। जितना भी अल्फाबेट है अंग्रेजी का ABCD ये सब चर राशि है, लेकिन इस समीकरण में हम मानकर चलते हैं कि a अभी अचर है और b अचर है, x चर है। ठीक है, तो ये साधारण रूप है। किसका साधारण रूप है? ये है रैखिक समीकरण का साधारण रूप। अच्छा, रैखिक समीकरण आप देख लिए, उसका साधारण रूप भी देख लिए। अब असल आता है एक इसी पे आधारित एक और हम लोग उदाहरण लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आता है 2x + 3 = 0। ऐसा तो आप बोल सकते हैं x के साथ यहाँ a है, यहाँ x के साथ 2 है, तो a का मान 2 आ गया। जब इस समीकरण से हम तुलना करेंगे तो a की जगह यहाँ पे 2 है तो a = 2 लिख सकते हैं, a = 2 लिख सकते हैं जी, और b = 3 लिख सकते हैं। बस समझाने के लिए कह रहे हैं, a और b अभी काम पड़ेगा जी। जब आप समझ जाएंगे कि x के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगी वो a है और जिसमें x नहीं है वो b है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर, तो ये a = 2 और b = 3 है। अगर यहीं पे माइनस में ले लेते हैं 3x - 4 = 0। अब हम यहाँ पे ये ले लिए हैं, इसमें अगर a पूछा जाए तो आप बोलेंगे a = 3 और b = -4। जब भी माइनस में रहे तो माइनस लेना है, माइनस को छोड़ना नहीं है, माइनस कंसीडर किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे, रैखिक समीकरण का साधारण रूप बता दिया, उस पे आधारित एक दो आपको जो है बता दिया कि कैसे हम लोग जो है रैखिक समीकरण को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, a और b का मान कैसे निकालते हैं, या आप समझ गए होंगे। अब हम रैखिक समीकरण एक चर वाले का हल बताएंगे, हल कैसे निकाला जाता है, असल हल ही है। थोड़ा सा परिचय दे दिया आपको ताकि आपको नयापन महसूस ना हो। ठीक है, आप मॉडल सेट्स भी बनाते रहिएगा। कभी भी जो चैप्टर हम आपको ले चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तुरंत मुझे लिखिए, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फोटो खींच के हमको भेज दीजिए। देखिए हम आपका उसका हल बताते हैं नहीं बताते हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं हमारे शिकायत अपने शिक्षक साथियों से है कि वो एक भी प्रश्न इस तरह से नहीं लाते हैं सामने। इसका मतलब है कि हो जाता होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको चाहिए कि आप तुरंत पूछ लें, क्योंकि जो आप छोड़ जाएंगे, आप खुद शिक्षक हैं, समझ ही रहे हैं कि कैसे क्या होना है। जो आप छोड़ेंगे पता चला वही प्रश्न आ गया बीपीएससी के अंदर और सक्षमता के अंदर, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोग हल पर आते हैं कि हल कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग एक बिंदु देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु है। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? 1, याद रखिएगा। और जिस भी समीकरण का घात 1 होगा, जब आप उसका आलेख बनाएंगे, जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका सरल रेखा आएगी। इम्तिहान में पूछा जाता है रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा, ऑलवेज, सदैव सरल रेखा होगी। ठीक है, और रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। अब हल देखते हैं, रैखिक समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कि रैखिक समीकरण है हमारे पास, जो है मान लीजिए कि x - 2 = 4, ऐसा है। ठीक है, इसका हल देखना है। जब भी हम लोग हल करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है
कि जो x वाला पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। x पद जो है वो जोड़ और घटा के चिन्ह से अलग होता है। जैसे घटा या जोड़ से पहले एक पद, घटा या जोड़ के बाद एक पद। समझ गए होंगे पद को? चलिए देखते हैं। तो x वाला पद एक साथ, मतलब x वाला जितना पद है एक साथ, अब बिना x वाला एक साथ। तो x वाले, ये x है तो ये चर राशि है, और जिसमें x नहीं है समझ जाइए वो अचर राशि है। सारे अचर को एक साथ कर दीजिए, सारे चर को एक साथ कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे पूरे समीकरण के अंदर एक ही चर राशि है x, तो ये यही रहेगा, और बाकी क्या होगा, ये 4 तो अपनी ही जगह है। अब ये -2, क्योंकि अब उधर जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है -2 उधर? वो इसलिए जाना चाहता है कि ये 4 अचर है, ये 2 भी अचर है, ये 2 उधर जाकर के अचर अचर एक साथ हो जाएगा। सारा अचर एक साथ, सारा अचर एक साथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी ध्यान रखिएगा। तो -2 अपना पक्ष छोड़ के उधर जाएगा। रैखिक समीकरण का एक बड़ा अच्छा नियम है कि जब भी माइनस वाला कोई पद बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाता है, चाहे बायां पक्ष से दायां पक्ष जाए या दायां पक्ष से बायां पक्ष आए, उसका चिन्ह बदलता है। चिन्ह क्या होता है? बदलता है। कैसे बदलता है? देखिए, ये जो मान लेते हैं ये प्लस है, प्लस इधर से उधर जाना चाहता है, वो माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? माइनस। और माइनस जब इधर से उधर जाना चाहता है, प्लस बन जाता है। याद रखिएगा, प्लस इधर से उधर जाएगा माइनस, माइनस इधर से उधर जाएगा प्लस, या फिर माइनस उधर है, उधर से इधर आएगा तो प्लस, और प्लस उधर है, उधर से इधर आएगा माइनस। ये चिन्ह से समझ में आ ही रहा होगा आपको जी। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, गुना उधर जाएगा भाग बनेगा। गुना जब उधर जाएगा क्या बनेगा? भाग, और भाग जब उधर जाएगा क्या बनेगा? गुना बनेगा। याद रखिएगा, ये कभी नहीं सोचेगा कि सर लिखे हैं कि प्लस बराबर माइनस। प्लस और माइनस कभी बराबर नहीं हो सकता। हम आपको समीकरण में आपको बताए हैं कि कैसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब कोई पद जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है। हम ये लिखे हैं, ये लिखने का मेरा मतलब है। इसको हम लोग कहते हैं स्थानांतरित होना। एक चिन्ह का दूसरे चिन्ह में बदल जाना, इसको बोलते हैं स्थानांतरित होना, रूपांतरित होना। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिंग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में, इम्तिहान में, परीक्षा में पूछा जा सकता है। सक्षमता के लिए तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसी भी रैखिक समीकरण में जब एक पद अपना पक्ष छोड़ के दूसरा पक्ष जाता है, इसका चिन्ह बदल जाता है। निम्न में से क्या कहलाता है? स्थानांतरित कहलाता है। और 3-4 नंबर दे देगा तो याद रखना चाहिए। तो हिंदी में स्थानांतरित बोलते हैं या रूपांतरित भी कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसपोजिंग कहते हैं। जो बंधु हमारे अंग्रेजी में फॉलो करते हैं उनके लिए अंग्रेजी ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोजिशन दोनों सही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है। तो सेम नियम यहां लगाएंगे। -2 उधर जाएगा तो आपको पता है क्या होगा? बताइए। जाहिर है +2 होगा। तो x बराबर 4 + 2 6। आंसर हो गया। ये x का मान हो गया। क्या हो गया? मान। तो हल आपको समझ में आ गया। एक उदाहरण और हम लेते हैं। ये एक उदाहरण हमने आपको दिया है, एक उदाहरण और लेते हैं। EX से एग्जाम्पल होता है। उदाहरण देखिए, मान लेते हैं 3x है, और 3x है, -6 है, बराबर 7 है, और उधर मान लेते हैं कि +2x है। ठीक है, ये एक रैखिक समीकरण है। इसका हल देखना है। कैसे देखेंगे? देखिएगा, हम आपको पहले भी बोले थे कि प्लस x वाला पद एक साथ और बिना x वाला एक साथ। तो x वाले को कोशिश करना है कि बाएं साइड रखने के लिए, और बिना x वाला को दाहिने साइड। ठीक है, चलिए। जब ये 3x यहाँ है, यहाँ 2x है, 2x का चिन्ह प्लस में है, ये इधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा? बोलिए। प्लस उधर से इधर आता है, क्या बनता है? माइनस। तो आप यहाँ रखिए 3x - 2x बराबर, ये 7 पहले से है, अब ये -6 उधर जाएगा, क्या बनेगा? +6। समझ में आ रहा है? अब देखिए 3x में 2x घटा देंगे, क्या होगा? बोलिए। x बराबर 7 6 13। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया रैखिक समीकरण का हल। अभी हम ये बहुत ही सिंपल रैखिक समीकरण का हल बता रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे और भी रैखिक समीकरण जो पूछा जाएगा। अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ ऐसा उदाहरण लेंगे, 4-5 में से 1-2 हम बताएंगे, बाकी आपको करना है, और गारंटी है कि 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न हम देखते हैं।
तो आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न इधर लिखा हुआ है, कुछ प्रश्न इधर है। हम पहले इस प्रश्न का हल बताएंगे, फिर इस प्रश्न पर आएंगे कि ये प्रश्न हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें रैखिक समीकरण का हल है, जैसा कि हम पहले भी आपसे बात किए हैं कि आप ऐसा करिएगा कि सारे x वाले पद को एक साथ कीजिएगा और बिना x वाला पद एक साथ कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, 3x यहां रहेगा और ये प्लस 2x उधर से इधर आ जाएगा। तो यहां प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, याद होगा आपको, बिल्कुल बोला करिए। और इधर +1 है, इधर +2/3 उधर जाएगा तो -2/3 हो गया। अब 3x में 2x घटा दीजिए। अच्छा, घटाएंगे क्यों? थोड़ा कारण भी पता होना चाहिए। घटाएंगे इसलिए कि 3x का चिन्ह प्लस का है, माइनस, अच्छा कुछ नहीं लिखा है तो प्लस याद रखिएगा, और 2x का चिन्ह माइनस का है। तो जब अलग अलग चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, और जब समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं, याद रखिएगा। ये कभी नहीं सोचिएगा कि यहाँ क्योंकि माइनस है ना इसलिए सर घटा रहे हैं, नहीं, अलग अलग चिन्ह है। अगर वैसा बोलिएगा तब तो हम यहाँ भी माइनस दे देंगे। जब यहाँ पे माइनस दे देंगे, अब क्या कीजिएगा, अब समान चिन्ह है, अब जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें भी आएंगे हम लोग, तो थोड़ा समझने वाली बात है, तब आपको मॉडल सेट्स बनेगा। हम अक्सर देख रहे हैं कि हमारे शिक्षक भाई बहन बिना बेसिक समझे, जिनका अच्छा है, जिनको आता है, तो उनके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं। हम ज्यादातर ऐसे शिक्षक बंधुओं की बात कर रहे हैं जो अक्सर गणित से दूर हैं और वो भूल चुके हैं और वो मॉडल सेट्स लेके बैठ जा रहे हैं। मॉडल सेट उनसे बनता नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं कि बनता नहीं है, पता नहीं क्या होगा हमारी सक्षमता का, पता नहीं क्या होगा हमारी नौकरी का। बिल्कुल ना सोचिए, बस आप हमको फॉलो करते रहिए, आप हमारे साथ साथ चलते रहिए, देखिए आपको गणित आती है कि नहीं आती है। बहुत अच्छा गणित आ जाएगा आपको, फिर आप सोचेंगे कि हम हाई स्कूल में गणित का शिक्षक बन जाएं, +2 में गणित के शिक्षक बन जाएं। जी बहुत आसान है, बस हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुरझाइए नहीं बिल्कुल भी। 3x में 2x को माइनस करिए, कारण बता दिए क्यों करेंगे, तो जाहिर है x आएगा। अब यहाँ पे आप हल करने के लिए हम पहले भी आपको संख्या में बता चुके हैं कैसे बटेगा जोड़ बटेगा घटा हल करते हैं। तो कुछ नहीं, बस एलसीएम लेना है। 3 आएगा, 3 एकम 3 - 2, x बराबर 3 में 2 घटेगा 1/3, ये आंसर होगा। कोई मसला है, कोई दिक्कत है? चलिए ये आप सीख गए होंगे। सेम अब हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखिए HW, जैसे हम बच्चों को होमवर्क देते हैं ना, ऐसे ही जैसे हम लोग अपने स्कूल में बच्चों को होमवर्क देते हैं, ऐसे ही आप बच्चे बिल्कुल नहीं हैं, हम बच्चे की तरह आपको बिल्कुल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। बस क्या है, आपकी प्रैक्टिस कराना आपको चाहते हैं, बस इसलिए थोड़ा सा हम आपको घर का काम दे रहे हैं कि कैसे करना है। नहीं हो तुरंत हमको बताइएगा, हम हल करके आपको सिखाएंगे। सुनिएगा, अगर सारे प्रश्नों को हम हल करने लगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप परेशान हो जाइएगा। हमारे बंधुओं के पास इतना वक्त बिल्कुल भी नहीं है। सुनिएगा, तब हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा हम आपको हिंट्स दे रहे हैं। क्या करेंगे, x वाला पद एक साथ, बिना x वाला पद एक साथ, उसके बाद जोड़ घटा करके x निकाल लेंगे। अच्छा एक बात देखिए, हाँ ठीक है, तो इधर आ जाइए, फिर इसको भी यहाँ पे क्या है, x - 5/2 - x - 3/5, यही दिख रहा है ना। तब हम क्या करेंगे कि आप इसमें ये कर सकते हैं, एक प्रश्न हम ऐसा हल करके आपको बताते हैं, थोड़े दूर तक समझाएंगे, बाकी आप करिएगा। हम थोड़े दूर तक समझाएंगे इस प्रश्न को। दूसरा वाला देखिएगा, x - 5/2 - x - 3/5 बराबर 1/2। ठीक है, सुनिए, पहले हम यहाँ पे बटे का जोड़ बनाएंगे, बटे का घटा जोड़ जैसे बनता है, जैसे 2 है, यहाँ 5 है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2 × 5 = 10, एलसीएम तो 10 ही ना आएगा, 10 को 2 से भाग दीजिए, 5 जाके इन दोनों से गुना होगा, 5 इन दोनों से गुना होगा, 5x से गुना होगा, 5x माइनस है, माइनस ही रहेगा, माइनस, और 5 जाके फिर इस 5 से भी गुना होगा तो 25। समझ में आ गया ना कैसे किए हम यहाँ पे। फिर यहाँ क्योंकि माइनस है, असल यही बात हमको बताना था जो हम बना रहे हैं। पहले इस 10 को 5 से भागा दीजिए, 2 आएगा, 2 को इन दोनों से गुना करना है, तो ये माइनस के बाद 2 पद है यहाँ x और -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा तो बनेगा। देखो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रश्न में ब्रैकेट दिया नहीं रहेगा, लेकिन माइनस की वजह से आपको लेना पड़ेगा, या अगर माइनस नहीं लीजिएगा तो फिर आपको ये थोड़ा सा ये मतलब जानकारी होना चाहिए कि जब माइनस इन दोनों के साथ गुना होगा तो दोनों पद के चिन्ह को बदल देगा। माइनस और इसका चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और इसका चिन्ह माइनस माइनस प्लस, ऐसा होता है।
ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट लेते हैं और फिर समझाते हैं। 2 से इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2x माइनस 2 तिया 6 बराबर 1/2, इतना रहने दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, थोड़ा सा और ये कर सकते हैं, देखिएगा 5x माइनस 25। अब ये माइनस इन दोनों के साथ जैसे ही गुना होगा तो दोनों के चिन्ह को बदल देगा। 2x का चिन्ह प्लस है तो माइनस, प्लस से गुना होकर के माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे 2x और प्लस 6 अब बटे 10 बराबर 1/2। ठीक है, यहां तक। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारे बंधुओं को ये पता होना चाहिए कि जब ये समीकरण का ये जैसे बराबर का चिन्ह है, बराबर के इधर बराबर के उधर, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर इस तरह का कुछ दिखता है तो कट रहता है तो काट सकते हैं। ऐसे 2 से 2 पंचे 10, ये काट दीजिए, ये 2 हल्का हो गया। अब क्या करेंगे, 5x में 2x, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो अलग अलग चिन्ह को घटाते हैं। यह बताए थे हम अलग अलग चिन्ह को घटाते हैं। तो 5x में 2x घटा दीजिए, 3x आ जाएगा। और माइनस 25 और प्लस 6 अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह को घटाते हैं। देखिए अक्सर शिक्षक भाई बंधु हमारे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, वो ये सोचेंगे 25 और 6 31 जोड़ दिया। नहीं जोड़ेंगे, नहीं, ध्यान रखिए, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। अलग अलग चिन्ह हो गया, अलग अलग चिन्ह को घटाते हैं। और समान चिन्ह होता, जुड़ता कब, जब यहाँ प्लस होता तो ये भी प्लस ये भी प्लस हो जाता, या फिर यहाँ पे माइनस होता तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाता। तो समान चिन्ह जुड़ता है। तो फिर हम क्या देखेंगे, -25 प्लस 6 तो -19 हो जाएगा घट करके। ठीक है, अब माइनस क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि 25 बड़े का चिन्ह लिखा जाता है, बड़ा क्या है 25, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया। और नीचे 5 था, ये 5 वो 1 से गुना होगा, जैसे ऐसे लिख करके अब हम यहाँ पे खाली 1 लिख दिए, नीचे का 2 गायब हो गया। अब यहाँ इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में वज्र गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन। ऐसे कोना कोना गुना, 5 जाके 1 से गुना होके 5 से कम 5 यहाँ लिखाएगा, और इसके नीचे अगर कोई संख्या होती तो वो इन दोनों से गुना होता। यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो समझिए 1 है, तो 1 इन दोनों से गुना होगा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए लिखेंगे 3x माइनस 19 बराबर 5। सो 3x बराबर -19 उधर चला जाता है, 5 प्लस 19, 19 और 5 24, तो x बराबर 24। अब देखिए हमको x का मान चाहिए, 3 अभी गुणा में है, जब इधर गुणा है उधर जाएगा तो अभी हम बता रहे थे स्थानांतरित रूपांतरण अगर होता है तो क्या करते हैं, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, जोड़ है तो घटा, घटा है तो जोड़, बात कर चुके हैं। तो ये भी 3 और x के बीच का चिन्ह यहाँ पे गुणा का है, इधर आएगा तो भाग लगेगा, 24/3 और 3 8 24 काट देंगे, x बराबर 8 आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया, इसमें वज्र गुणन भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये वाला तो हम बना ही लिए, लेकिन हम बनाए हैं, आप तुरंत इसको जब समझ जाइए इसको रोक करके अपने से बनाइएगा, हल करिएगा, गारंटी बनेगा, नहीं बनेगा तुरंत हमको बताइएगा। उसके बाद इस वाले को हल करिएगा, इस वाले में सीधे वज्र गुणन एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बनाइएगा। जैसा ये प्रश्न है वैसे ही ये प्रश्न है, देखिए सेम सेम। और याद रखिएगा इन दोनों प्रश्न पे तो बहुत ज्यादा खतरा है जी। हमारे सक्षमता वाले शिक्षक भाई बंधु, आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको एकदम इसकी अभ्यास रखिए। ऐसा प्रश्न का इस पे प्रश्न आता ही आता है। देखिए रैखिक समीकरण में 2 तरह का प्रश्न होता है, जैसे कि अभी हम रैखिक समीकरण बनाया है, इसका हल बता रहे हैं, हो गई बात। अभी हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पूरी बात हो चुकी है। हम आपको प्रश्न करने का तरीका भी बता दिया, समझा भी दिया, हर रंग के प्रश्नों को हम यहाँ पे ले भी दिए हैं, आप इसको बनाइएगा। कोई दिक्कत होगी हमसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी मदद यहाँ पे कर देंगे और आपके अच्छे नंबरात आ जाएंगे। एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये है इस सिलसिले में कि जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक तो समीकरण बनाया है, हल करना है, एक होता है समीकरण बनाना है फिर हल करना है जी। समीकरण बनाना है कैसे, ये भाषा आधारित प्रश्न होता है। यही प्रश्न ऐसे, यही समीकरण ऐसे नहीं बल्कि भाषा में लिखा होगा, तो भाषा आधारित प्रश्न को, भाषा को पढ़ के समीकरण बनाना है फिर हल करना है, वो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अभी रैखिक समीकरण एक चर वाले का हल बताए, अब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का भी हल बताएंगे। 2 पार्ट क्लास का बनेगा, आज एक पार्ट हो रहा है, एक पार्ट कल बनेगा। कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम दोनों तरह के प्रश्न का संकलन करके आपके सामने
जरूर लाएंगे। इसलिए अब एक चर वाले का काम हो चुका है, वो हम पढ़ गए, समझ गए। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हम लोग शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है, देख लीजिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अच्छा, आप देखिएगा, आप थोड़ा सा अभी जो क्लास हमारी चल रही है इसमें 10 मिनट पहले की बात याद रखिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो रही थी हम बात किए थे रैखिक समीकरण का सामान्य रूप की बात किए थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, एक चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप में हम ax प्लस b बराबर 0 लिखे थे, वहां एक ही समीकरण लिखे थे। अच्छा सुनिएगा, जिस समीकरण में जितना चर राशि होता है उसका एक हल पाने के लिए, एक हल ज्ञात करने के लिए उतना समीकरण चाहिए, उससे कम रहेगा तो नहीं होगा। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक ही समीकरण से हल हो जाता था, एक के समीकरण लिखते थे ना और हल करके x का मान निकाल लेते थे। हल का मतलब क्या है, समीकरण के अंदर जो भी चर राशि प्रयोग हुआ है उसका मान निकालना, वही उसका हल है। लेकिन दो चर वाले के लिए तो हम क्या अभी बात किए कि जितना चर राशि होगा उतना समीकरण चाहिए। तो दो चर राशि वाले समीकरण में दो समीकरण चाहिए, क्योंकि दो चर राशि है, यहां पे चर राशि x और y है, तो दो समीकरण चाहिए, एक और दो। अगर हम दो चर वाला समीकरण दे दिए, दो चर राशि वाला समीकरण और एक ही समीकरण दिए और कहे कि हल बताइए, तब हम बोलेंगे कि एक हल नहीं बल्कि अनेक हल होगा। इम्तिहान में, परीक्षा में पूछा जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे यदि एक समीकरण दिया हो। अगर हम आपसे ये समीकरण ना दें, इसको छुपा लें और ये समीकरण लिख दिए, हम कहे इनके हल ज्ञात करें, कितने हल होंगे। पहला ऑप्शन रहेगा एक, दूसरा रहेगा दो हल, तीसरा रहेगा तीन हल, चौथा रहेगा अनेक हल। क्या बोलेंगे, अनेक हल, अनंत हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर एक ही समीकरण दिया हो तो ऐसे समीकरण के अनेक हल हैं। कितने हैं, अनेक हल। याद रखिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि आप इसको नोट कर लीजिए। कॉपी खुला हुआ है आपका, आप जरूर से नोट करिए, ठीक है, आपको इसका फायदा मिलेगा। ये पूछा जाता है, ये सब प्रश्न आप उठा के प्रश्न को जब देखेंगे तो एकदम पूछा जाएगा, ठीक है, आप एकदम परेशान ना होइए। हाँ, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमको एक हल तक पहुंचना है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम दो लिखे हैं, दो समीकरण लिखे हैं। क्लियर है? अब सुनिएगा, यहां पे x का गुणांक a1 y के साथ b1 और ये अचर राशि c1 है, ये a2 b2 और c2 है। क्लियर हो गई बात? ये भी रैखिक समीकरण है। जब इसका भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका भी आलेख खींचते हैं, तो जाहिर है इसका भी घात एक है तो सरल रेखा ही आएगा। कैसा रेखा आएगा? सरल रेखा आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब रैखिक समीकरण में हम देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि रैखिक समीकरण के कितने हल हैं। अभी जो 6 से 8 का इम्तिहान हुआ है, 6 to 8 बीपीएससी प्री सेकंड में दूसरा बीपीएससी एग्जाम जो हुआ है, हम अपने शिक्षक भाई बंधु से कहेंगे कि आप वैसे भी प्रश्नों पर अपनी नजर रखिए और फिर हमारी क्लास का आनंद लीजिए कि हमारी क्लास में वो सारी बात आपको सामने मिल जाएगी इस परिचय में जो वहां पूछा जाता है। अब हम यहाँ पे बात ये करने वाले हैं, जैसे भी हम बात किए कि रैखिक समीकरण का हल होगा, तो जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का तीन तरह का हल मुमकिन है, पॉसिबल है। कैसे? सुनिएगा, कैसे संभव है तीन तरह का हल। पहला होगा कि एक ही हल होगा, एक से ज्यादा हल नहीं होगा। जैसे ये दो समीकरण हमारे पास हैं, एक से ज्यादा हल नहीं होगा। जब इसका हल हम निकालेंगे, अभी निकाले नहीं है, बिना हल निकाले अभी खाली हम बता रहे हैं कि कैसे कितना कितना हल संभव है, तो एक हल संभव होगा। कभी क्या होगा कि इन सबको हल करिएगा तो एक से ज्यादा अनेक हल हो सकता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अनेक हल हो सकता है। या कभी ऐसा रैखिक समीकरण का युग्म होगा, युग्म कहते हैं जोड़ा को, पेयर को, ऐसा रैखिक समीकरण का युग्म होगा कि जहां पे एक भी हल नहीं होगा, कितना भी निकाल के रह जाइए हल इसका संभव ही नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल एक हो, जिसका हल अनेक हो, जिसका कोई हल नहीं हो, हम कैसे पहचानेंगे?
इसको कैसे पहचानते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा जी। बहुत अच्छी बात हम कर रहे हैं। जैसे ये सजातीय समीकरण लिखा है, हम कैसे पहचानेंगे कि एक हल होगा। एक हल के लिए सुनिएगा, एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय त है, अद्वितीय हल। अद्वितीय, अद्वितीय कहते हैं जिसका दूसरा मुमकिन नहीं है, दूसरा संभव नहीं है। अद्वितीय, जिसका दूसरा नहीं है। कैसे पहचानते हैं? x का गुणांक यहां भी, x का गुणांक यहां भी, दोनों का अनुपात निकालते हैं। यहां a1 है, यहां a2 है, दोनों का अनुपात मतलब a1 बटे a2। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। और y का गुणांक b1 और b2, दोनों का b1 बटे b2। अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो समझ जाइए कि अद्वितीय हल है, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एक हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं 2x - 3 + 5 = 0, 3y, और 6x + 2y - 4 = 0। हो गया, समीकरण लिख लिया। चेक करना है कि इसका कैसा हल है। तो पहले सबसे पहला अद्वितीय हल हम पढ़े, अद्वितीय हल चेक कर लेते हैं। अद्वितीय हल के लिए x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, दोनों का अनुपात तो लिखेंगे 2/6, 2/6। और यहाँ पे क्या है? -3, और यहाँ पे क्या है? 2, तो -3/2। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय है, अगर बराबर हो गया तो फिर ये अद्वितीय नहीं है। क्या है उस पर बात करेंगे। देखिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 बराबर नहीं है, -3/2। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। तब इस समीकरण का जब आप हल निकालेंगे आपको एक हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा? एक हल। समझ में आ गया होगा अद्वितीय हल। अब हम दूसरा देखते हैं, अनेक हल का। इसका देखेंगे अनेक हल। क्या देखेंगे? अनेक। कैसे पहचानेंगे कि अनेक हल है? कि बहुत सारे हल हैं। देखिए, हम अपने शिक्षक भाई बंधु से कहेंगे, आप ये नहीं समझिएगा कि सर भारी भारी बात बता रहे हैं। आता है, एकदम पक्की सच्ची बात बता रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो बीपीएससी का उठा के देख लीजिए, हमारी बात का भरोसा करिए जी। हम बहुत दाएं बाएं इधर उधर की बात नहीं करते, बिल्कुल टू द पॉइंट, ताकि हमारे शिक्षक भाई बंधुओं को पूरा पूरा मार्क्स आ जाए, पूरा पूरा नंबर आ जाए, और आप हमको फॉलो करके 100% नंबर ला सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप हमारे हिसाब से चलिए, बनाइए। दिक्कत होता है आप तुरंत हमको मैसेज करिए, रिप्लाई करिए, हम आपकी मदद करेंगे। अनेक हल कैसे देखेंगे? अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ पे दो बात होगी, चाहे तो a1 और a2 और b1/b2 दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा। बराबर अगर नहीं हुआ तो और c और c2 को देखने की जरूरत नहीं है, c1 और c2 को देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं हुआ तो सीधे कहेंगे अद्वितीय हल, मतलब हल करने पे एक मान x का और एक मान y का आएगा। क्लियर है? एक बात ध्यान में आती होगी कि सर अगर ये दोनों बराबर हो गया तो, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो c1 और c2 को भी हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। c1 और c2 का भी अनुपात निकालेंगे। कैसे? देखिए, अगर a1 और a2 बराबर हो गया b1 और b2 के, तब हम c1 और c2 की तुलना करेंगे, और ये भी बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, तब हम कहेंगे कि अगर ये तीनों बराबर हो गया तो बोलेंगे अनेक हल है, अनंत हल है। क्या बोलेंगे? अनंत हल। क्लियर है? अब बात आती है कि सर ये दोनों बराबर हुआ, तीसरा c1 और c2 बराबर नहीं हुआ, तो तब तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का आएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। देखिए, तीनों तरह का कंडीशन शर्त आ गया, तीनों शर्त आ गया। पहला शर्त है अगर बराबर नहीं है a1/a2 और b1/b2 तो अद्वितीय हल। अगर बराबर हो गया तो c1 को भी लेंगे, c1 और c2 तीनों आपस में बराबर हो गया तो अनेक हल हो गया, और ये दोनों बराबर हुआ, आखिरी का हल नहीं हुआ तो कोई हल नहीं। इन तीन हालत के अलावा कोई तीसरा हो सकता है तो बताइए? हो गया, यही तीन संभव है, चाहे तो एक हल, चाहे एक से अधिक, या कोई हल नहीं। और ट्री 1 में भी इस पे सवाल आया हुआ 1 to 5 में, अब उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एकदम बनाइएगा। हम ट्री 1 और ट्री 2 में आए तमाम प्रश्नों को कल की क्लास में लेंगे। आज तो हम परिचय बता रहे हैं, हल बता रहे हैं, अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। कल इस पे आधारित प्रश्न करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। बस हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। ठीक है? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा
और आगे एक आध बात करके आज की क्लास खत्म करेंगे। देखिए बात क्या करना है, ये तो 3 चीज आप समझ ही गए हैं। अब करना यह है कि जैसे हम शुरू में ही बात किए थे, हर समीकरण का ग्राफ होता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा आती है, तो ऐसा रैखिक समीकरण का युग्म जिसका हल अद्वितीय हो, जब उसका ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसा आएगा, याद रखिएगा। देखिए अद्वितीय हल का जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ के लिए एक्स अक्ष वाई अक्ष है, तो एक लाइन ऐसी आएगी तो दूसरी लाइन ऐसे मिलेगी, प्रतिच्छेदी आएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। इस पे प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा हम बताएंगे भी, कहेगा कि रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म जिसका अद्वितीय हल हो का आलेख किस प्रकार का होता है। और पहला ऑप्शन रहेगा प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, कोई नहीं तो पता चलना चाहिए, ठीक है। इसलिए अनेक हल का, जब आप अनेक हल का ग्राफ बनाएंगे, आलेख खींचेंगे, तो मान लीजिए कि एक रेखा ये आई है, तो दूसरा रेखा भी इसी पर आएगी, दोनों रेखा, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 और लाइन 2 दोनों एक के ऊपर एक आ जाएगा, एक के ऊपर एक, इसी को बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती, हिंदी में बोलते हैं संपाती रेखा, संपाती रेखा, याद रखिएगा। देख लीजिएगा प्रश्न आना ही आना है, नहीं आए सक्षमता में तो मुझे बताइएगा। और बीपीएससी वाले तो होशियार हो ही जाइए, जो मार्च में बीपीएससी देने जा रहे हैं हमारे भाई 3 के लिए, वो जरूर देखिए, बार बार देखिए, घुमा घुमा के देखिए जी, आगे पीछे करके देख लीजिए। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कोई हल नहीं का ग्राफ समांतर रेखा बनती है। मान लीजिए ये एक रेखा है तो ये दूसरी रेखा है, L1 और L2, ये दोनों आपस में समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर। रेखा कहीं एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा नहीं तो हल ही मुमकिन नहीं है। समझ में आ गया। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार याद रखिए। अभी जो हम बात किए हैं, प्रश्न आने वाले हैं, आउट है प्रश्न, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इस पे आधारित प्रश्न, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हम रैखिक समीकरण 2 चर वाले का हल देखेंगे कि हल कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए हम लोग रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखते हैं। हाँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इसका हल निकालना आपको सिखा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। कैसे निकालेंगे, जैसे x का मान निकालना है तो लिखेंगे x बराबर, जिसका मान निकालना है ना इसको छुपा लीजिए, शॉर्टकट बता रहे हैं जी, छुपा लीजिए। y के साथ जो संख्या रहे चिन्ह के साथ, अगर प्लस है तो प्लस के साथ गुना होगा, माइनस है तो माइनस के साथ गुना होगा। ये b1 जाके कोना कोना गुना होगा, b1 जाके c2 से गुना होगा, लिखा जाएगा b1 c2, b1 c2 से गुना होगा तो b1 गुना c2, तो b1 c2 ही ना आएगा, इसको छुपा के रखिए। आगे चिन्ह माइनस का दीजिएगा, ये माइनस आएगा शॉर्टकट में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या है c1 जाके b2 से गुना होगा तो लिखेंगे c1 गुना b2। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जी, समझिएगा। अब बटे लिखने के लिए हाथ हटा लेंगे, ठीक है। अब नीचे जो लिखा जाएगा वो इसको छुपाएंगे, c1 c2 को, इसको छुपा लीजिए। इसको छुपाइएगा तो क्या बचेगा, इधर देखिए यही दोनों बचेगा, ये छुपा हुआ है तो a1 जाके b2 से गुना होगा, क्या लिखेंगे a1 b2, अब माइनस b1 जाके a2 से गुना होगा b1 a2, हो गया, x का मान आ गया। कभी कभी परीक्षा के अंदर यही चीज पूछ लेता है, सेम एबीसीडी का भी चेंजिंग नहीं रहेगा, यही समीकरण रहेगा, यही ले लेगा x, और फिर y निकालना है तो y निकालने के लिए y को छुपा लीजिए, इसको छुपाइए। तो अब हम आगे में बढ़ रहे हैं, तो जब इसको छुपाएंगे तो बचेगा a1 a2 c1 c2, तो पहले c1 जाके a2 से गुना होगा, ना कि a1 c2 लिखिएगा, ठीक है। पहले इसको छुपा लीजिए, c1 जाके a2 से गुना होगा तो लिखेंगे c1 a2 माइनस, तब a1 जाके c2 से गुना होगा a1 c2 बटे, और नीचे लिखने के लिए जैसे इसका नीचे है वैसे ही इसका नीचे है, इसको छुपाना है। इसको जब छुपाएंगे तो सेम ही नंबर आएगा, ऐसे तो लिखेंगे a1 b2 माइनस b1 a2, ये y का मान आ गया। तो इसी तरह से आपको शॉर्टकट से हल करना है रैखिक समीकरण 2 चर वाला, ठीक है। अभी हम हल करके आपको समझाते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। चलिए एक प्रश्न हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हल करना है, ठीक है।
और दो चर है एक्स और वाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दो समीकरण चाहिए एक हल तक पहुंचने के लिए। चलिए कैसे करते हैं देखिए। तो पहले क्या देखिएगा कि सारे पद को बायां पक्ष ही में रखना है, एलएचएस में ही रखना है। जैसे 5 अभी बराबर के उधर है, इसको इधर ले आना है। तो 5 उधर है बराबर में, इधर आएगा बराबर के उधर है तो प्लस में ना है, इधर आएगा तो माइनस में। तो हम ऐसे करते हैं, इसको माइनस बराबर 0, जगह की कमी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ये उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, उधर बराबर 0। अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब x निकालते हैं, लिखेंगे x बराबर, x का मान निकालना है, x को छुपा लीजिए जैसे पहले बात किए थे। उसके बाद y के साथ जो संख्या है वो कोना कोना गुना होगा। यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 प्लस में है तो 1 जाके -4 से गुना होगा, 1 गुना -4। समझ में आ गया। आगे माइनस का चिन्ह देंगे। अब ये -5 गुना होगा y के साथ -3 से, लिखेंगे -5 गुना -3 बटे, हाथ हटा लेंगे। ठीक है, अब हाथ हटा लेंगे। अब इसको छुपाएंगे, ये दोनों इस पूरे को छुपाएंगे। तो समझिए ये है और ये है। तो पहले इसके साथ जो संख्या है वो जाकर के y के साथ की संख्या से गुना होगा। 1 गुना होगा -3 से, तो 1 गुना -3। ठीक है, आगे फिर माइनस का चिन्ह देंगे। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, y के साथ क्या है, 1 गुना किससे होगा, x के साथ 2 से, 1 गुना 2। हल करके लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 गुना -4 माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस के साथ माइनस, 5 दिया 15 बटे, ये -3 है और -2 है, ऊपर आ गया माइनस, 15 4 19, -19 बटे -3 और -2, -5 -19 बटे 5। समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं। x का मान जिस तरह से x निकाले हैं उसी तरह y निकालेंगे। तो लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर के लिए y को छुपाएंगे। किसको छुपाएंगे, y को। तो y को छुपाएंगे तो पहले कौन किससे गुना होगा, -5 जाके गुना होगा पहले 2 से, तो लिखेंगे -5 गुना 2, आगे माइनस, तब जाके 1 गुना होगा -4 से, 1 गुना -4 बटे। अब नीचे के लिए ऊपर का और नीचे का सेम रहता है, जैसे जितना इसका उतना ही y का नीचे कितना आता है, -2 -5 आता है, यहाँ -5 लिख लीजिए। ऊपर को हल कर लिए, -10 5 गुना 10 और माइनस प्लस 4 बटे -5, ऊपर कितना आ जाएगा, -6 बटे -5, माइनस कट गया, 6 बटे 5। समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से समझ लीजिए इसको है ना, आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, प्रैक्टिस। यही प्रश्न को, सेम प्रश्न को बना के देखिए कि कैसे कैसे करके x और y के लिए कौन किससे जाकर के कहाँ पे गुना होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम 2-4 प्रश्न अभी लिखते हैं ताकि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग समझ गए कि कैसे कैसे करके रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। आपके सामने ये कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, प्रश्न नंबर 1 2 3। ये 3 प्रश्न हम आपको घर में बनाने के लिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। आप बना करके इन सब के आंसर्स को हमको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर हम आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो ये भी मुझे लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देख पाते हैं। हमारा वीडियो देखिएगा, आप बनाइएगा, पॉजिटिवली लीजिएगा, सीरियसली लीजिएगा तो जरूर करिएगा। ठीक है, आज की क्लास परिचय का था। पूरा रैखिक समीकरण को 0 लेवल से लेकर के 2 चर वाले रैखिक समीकरण तक का हल हम बता दिए हैं। कल हमारे पास प्रश्नों का कलेक्शन होगा, शॉर्ट ट्रिक्स होगा, कैसे रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। रैखिक समीकरण पे आधारित जो भी प्रश्न है, चाहे वो प्रश्न आपका उम्र वाला हो कि पापा का उम्र से बेटा का उम्र का 3 गुना से 4 अधिक है, इस तरह का प्रश्न रहता है, या फिर प्रश्न जो है संख्या आधारित होता है, या प्रश्न जो है नाव और धारा की चाल पर प्रश्न होता है, या प्रश्न जो है पैसों पर आधारित होता है कि 4 रुपए का 10 रुपए का नोट की संख्या 15 है और 50 रुपए के नोटों की संख्या इतनी है, टोटल नोटों की संख्या इतनी है, टोटल पैसे इतने हैं, बताइए कितने नोट्स हैं और कितने क्या हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम ज्यामितीय आकृति पे आधारित जो है रैखिक समीकरण का प्रश्न होता है, चक्रीय चतुर्भुज पे, जितना तरह का भी प्रश्न है, कल हमारे पास वो सारे प्रश्नों का संग्रह होगा। हम फिर आपको नए जोश और बलबले के साथ कल मिलेंगे पार्ट 2 रैखिक समीकरण के पार्ट 2 के साथ। आज रैखिक समीकरण का पार्ट 1 है। आप
बार बार इसको उठा के देखिए, पिछले वीडियो को भी देखिए, आपको समझ में आएगा। और फिर बना जो हम पढ़ा देते हैं, फिर मॉडल सेट्स रैखिक समीकरण से बनाइए, आपका गारंटी बनेगा। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा होते हैं। खुदा हाफिज।